नमस्ते। हम अभी पढ़ रहे थे इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। एक लेख है आपकी किताब में जो लिखी है पर्लेस बट ने। चलिए लाइन नंबर 17 से कंटिन्यू करते हैं, जारी करते हैं। My host, I observed, had his own place too in the village life. But twice, while we were sitting on luncheon that day, he rose from his corner of the room and went out to answer a shout, apparently from a neighbor. तो वो कहते हैं कि लेखक ऐसे बात कर रहे, तो लेखक जिस परिवार के घर गया था मिलने, उनके साथ खाना खाने, तो उसमें जो छोटा भाई था उनको देख के कहते हैं कि उन छोटे भाई का भी काफी नाम था उनके गांव में, उनके ग्राम में। जैसे उनके बड़े भाई का नाम था, वैसे छोटे भाई का भी काफी नाम था कि वो भी लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ऐसे करके देखते हैं कि for twice while we were sitting on luncheon that day, he rose from the corner of the room and went out. तो वो कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों? तो लेखक कहते हैं क्योंकि जैसे ही वो बैठे अपना लंचन खाने, लंचन क्या होता है, खाना, जो मील है उनका, तो खाना खाने, तो वो 2 बार उनको बाहर से किसी छोटे भाई को किसी पड़ोसी ने बुलाया, डाक दी, कि आवाज दी कि हमें मदद चाहिए। तो फिर वो उठ के गए। When he came back, he made the same explanation. तो कहते कि जब वापस आए तो उन्होंने एक ही बात बोली, I was called to kill a dangerous snake. कि उनको उनके पड़ोसी ने एक बहुत ही हानिकारक, बहुत ही खतरा भर एक सांप था, उसको मारने के लिए बुलाया था। The luncheon was plain country fare. Lentils, rice, spinach, boiled very much, condiments. तो यानी जो खाना था वो सादा, जैसे गांव का खाना होता है वैसा ही था। लेंटिल्स यानी दाल, चावल, स्पिनच, कॉन्डिमेंट्स यानी मसाले। Before we ate, an old cousin brought in a brass ewer of water and a clean homespun towel for us to cleanse our hands with, a necessary preliminary to eating with the fingers. तो कहते हैं कि खाने से पहले एक तो लेखक जो है वो भारत तो पहली बार आया था देखने के लिए, तो उसको पता नहीं था कि भारतीय लोग कैसे अपना खाना खाते हैं। तो ऐसे इस लेख में हमें से बता रहा है कि उसको कैसा लगा जब पहली बार उसने देखा कि लोग हाथों से यहाँ खाते हैं। तो फिर कहता है कि खाने से पहले उनके लिए एक ब्रास यूवर, ब्रास में नहीं, तरीका का स्टील मान लीजिए, तरीके का मेटल, तो उसमें फिर ऐसे एक तरीके का लोहा, तो यूवर मतलब एक तरीके का पतीला मान लीजिए, उसमें पानी लेकर आया तो उनके लिए, लेखक कहता है। और एक क्लीन होमस्पन टॉवल, होमस्पन यानी घर का बुना हुआ एक साफ तौलिया लेकर आए कि आप अपने हाथ धुल लीजिए इससे। A necessary preliminary to eating with the fingers, तो कहते हैं कि एक मतलब एक जरूरी प्रारंभिक कार्य, मतलब एक प्रारंभिक कार्य था अपने हाथों से खाने से पहले हाथ धोने थे। Chopsticks I had used all my life and preferred them to knife and fork. But after I had gotten used to eating with my right hand, I liked it as well. तो कहते हैं कि अगर आपको याद होगा तो लेखक एक चाइनीज क्रूज पे वो रह रहे थे, चाइना में रहे हैं काफ़ी समय तक, तो चाइना में लोग चॉपस्टिक से खाते हैं। तो लेखक अब कहता है कि हूँ तो मैं वैसे क्योंकि मैं चाइना में रहा हूँ तो मुझे चॉपस्टिक से खाने की तो बहुत आदत है, और मुझे खाना चॉपस्टिक से खाने में पसंद भी है, और मैं छुरी कांटे से ज़्यादा तो चॉपस्टिक से खाना पसंद करता हूँ। बट जैसे ही मैंने अपने हाथों से खाना शुरू करा, अपने दाएं हाथ से, तो मुझे वो भी अच्छा लगा। आफ्टर ऑल, व्हाट इज सो क्लीन एज वंस ओन राइट हैंड वॉश। तो लेखक कहता है कि अगर हम सोचे तो आखिर किसी आपका खुद का हाथ ही धुला हो, उससे ज़्यादा साफ और हो ही क्या सकता है खाने के लिए। And from babyhood, the Indian children are taught that the right hand is for clean services such as eating, and the left hand may perform the more lowly tasks. तो कहते हैं कि और बचपन से वैसे भी भारतीय बच्चों को सिखाया जाता है कि जो हमारा दाया हाथ है, राइट हैंड जो है, वो साफ कामों के लिए है, जैसे खाना खाना, और जो हमारा बाया हाथ है, जो लेफ्ट हैंड जो है, वो दूसरे कामों के लिए जितने साफ नहीं होते। Another cleanliness was that our food was served on fresh green banana leaves instead of twigs. तो कहते हैं कि दूसरे जो एक साफ बात थी जो लेखक ने नोटिस करी, जो देखी लेखक ने उस घर में,
कि उनका खाना जो है वो ताज़े ताज़े हरे पत्तों पे केले के पेड़ के पत्तों पे डाला डाला गया था और हमको थालियों पे नहीं दिया था। Well cooked rice piled on a broad green leaf is a pleasant sight and stimulates the appetite. कहते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से जो पका हुआ जो चावल होता है, अगर वो एक हरे पत्ते पे रख के खाया जाए तो वो काफ़ी सुंदर दिखने को है एंड स्टिम्युलेट्स द एपेटाइट। स्टिम्युलेट्स यानी आपकी किताब में दी गई है, उसका मतलब एक्टिवेट्स, अराउजेस यानी जगा देना। तो एपेटाइट यानी भूख। तो फिर इतना सुंदर दृश्य होता है कि वो देखकर हम आपकी भूख जग जाती है। In any household where caste was observed, the food was placed on such leaves or on dishes of fresh pottery broken after we had finished with them. तो वो कहता है कि किसी भी घर में जहाँ से रीति रिवाज ऐसे जाति वाति को ऐसे फॉलो करते हैं, तो उस घर पे खाना हम ऐसे ही पत्तों पे ही खाते हैं या फिर हम मटकों में खाते हैं, जो मटके या फिर जो मिट्टी से बने हुए थालियाँ होते हैं उनमें खाते हैं, ताज़े ताज़े से थालियाँ, और खाने के बाद फिर तोड़ देते हैं। My host fulfilled the requirements of his caste by eating in the opposite corner of the room and sitting on the floor with his back to us. तो क्या कहते हैं कि फिर वो, तो जो लेखक जो है वो नया है, तो उसको भारतीय रीति रिवाजों के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, तो ये सब वो पहली बार देख के वो समझने की कोशिश कर रहा होता है। तो कहता है कि जैसे उनका जो होस्ट था, यानी जो छोटा भाई था जिनके घर वो आए थे, वो जो जिनके घर वो मेहमान बन के आए थे, वो अपनी जात के तौर पे चल के वो खाना खा रहे थे कमरे के दूसरे हिस्से पे, और अपनी पीठ दिखाकर खा रहे थे, क्योंकि वो उनके रीति रिवाज उनको कहते हैं कि उनका कास्ट, उनके जात उनको कहते हैं कि ऐसे उन्हें खाना चाहिए, वो खुद ऐसे फॉलो करते हैं, वो ऐसे मानते हैं। तो वो लेखक भी देख के वो समझने की कोशिश करता है। बाय नाउ I had learned to overcome my first feeling about a distance such as this. It was simply a private devotion to a religious feeling and not in hospitality. तो लेखक कहता है कि अब तक मैं खुद ये समझ चुका था कि कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, वो हमारे साथ वो रूठ के नहीं बैठे हैं कि अगर वो पीठ दिखा के बैठे हैं, ये बस उनका रिलीजन यानी वो उनकी तौर तरीके है, ये उनकी भगवान के जो मानते हैं उनका वैसा वो ट्रेडिशन, वैसी वो रीति रिवाज वो मान के चल रहे हैं, और ये कुछ रूट के नहीं बैठे हैं। इट इज नॉट इन हॉस्पिटैलिटी। Religion is ever present in Indian life, in its best as in its worst aspects. For there, as elsewhere, fanaticism reaches into evil. यानी तो वो कहते हैं रिलीजन यानी जो भगवानों को जो मानते हैं, तो वो एवर प्रेजेंट है इंडियन लाइफ में, यानी भारत में तो हर जगह हमें रिलीजन दिखता ही है, in its best as well as in its worst aspects, for there is elsewhere fanaticism reaches into evil. तो कहते हैं कि ये जो भगवान को जो मानना ये सब होता है, ये सब तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो वो कहते हैं कि दोनों चीज़ें देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे एक चीज़ जो होती है फनाटिसिज्म, फनाटिसिज्म फनाटिसिज्म यानी अति भक्ति, यानी अंधाधुंध, मतलब इतना ज़्यादा कि अब गलत भी हो सके। तो रीचेस इनटू इविल, इविल यानी कुछ भी गलत, जैसे कोई भी दोष। I liked the simple acceptance of religious motive, however, and the perfect freedom to behave as one's religion moved the soul. तो लेखक अपनी राय देता है यहाँ पे कि मुझे जो भारत में जो मैंने देखा कि ये जो लोग एकदम साधारण तरह से जो उनका जो उनके भाव, उनके जो भी उनके सीख है, जो उनके रिलीजन के, जो उनके भगवान के जो भी तौर तरीके हैं, वो मान के जो चलते हैं साधारण तरीके से, सीधे तरीके से, और जो उनको एक तरह की स्वतंत्रता मिलती है, जैसे भी उनके जो भगवान, उनके जो भी मानते हैं वो सब सुन के, जो भी जैसे भी उनकी आत्मा चलती है, जैसे भी वो अपने भगवान से सीधा मान के समझ के जो चलते हैं, तो वो उन लेखक को देख के बहुत अच्छा लगा कि किसी साधारण तरीके से लोग चलते थे अपने भगवान को देखकर। Thus, in my first Indian family, an intellectual and fairly well-to-do one,
While I sat and talked with my hostess in her living room, an Indian gentleman came in without speaking to us and moved gracefully to the far end of the room, his, uh, his scared feet barely upon the floor. यानी तो वो ऐसे देखते हैं कि कैसे लेखक वापस अपने किसी एक एक्सपीरियंस यानी एक बार उनके साथ जो हुआ था उसके बारे में बात करते हैं कि किसी एक पहली बार जब किसी भारतीय परिवार के साथ वो थे, काफ़ी पढ़े लिखे ऐसे लोग जो थे और उनके साथ लेखक बैठ के बातें कर रहे थे और फिर कहते कि हम ऐसी बातें कर रहे थे उनके साथ और फिर एक आदमी आते हैं अंदर और आके वो बिना उनसे बात करे बस शांति से कमरे के दूसरे तरफ चले गए जिस कमरे में वो लोग बैठे थे और शांति से चले गए वहाँ पे उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी. There he knelt his head bowed, यानी वो झुके अपने घुटनों पर झुके और उन्होंने सिर अपना से नीचे करा, सिर झुकाया and so remained for perhaps a quarter of an hour. वैसे सिर झुका के बैठे रहे अपने घुटनों पर बैठे रहे ऐसे 15 मिनट के लिए. When I glanced at him curiously, my hostess said in a manner entirely casual, "It is my husband's eldest brother. He comes here during the day at his spare times, since his own home is at some distance from his place of business." तो वो लेखक देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित था. बहुत ही उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे वो क्यों अपने घुटनों पे झुककर बैठे हुए हैं. तो वो उनके साथ जो बैठी थी फिर उन्हीं की जो भाभी थी वो जो इंसान ऐसे अभी अपने घुटनों पर बैठे थे वो उन्हें समझाती कि ये मेरे पति के बड़े भाई है और वो हमेशा दिन में यहाँ आके अपना प्रेयर करते हैं यानी प्रार्थना करते हैं क्योंकि उनका खुद का घर उनके बिजनेस से उनके दफ्तर से काफ़ी दूर है. When the prayer was over, the brother went away again, and it was not until later that I met him, and then it was outside of prayer hours. तो लेखक देख के फिर ये बोलता है कि फिर प्रार्थना ख़त्म होने के बाद जो थे वो इंसान वो जो आदमी थे फिर वो चले गए वापस और फिर लेखक उनसे बाद में ही मिले जब उनकी प्रार्थना के समय ख़त्म हो गई थी. My life has been too crowded with travels and many people for me to put it all within the covers of one book. However, and indeed, all my books have not been enough to tell the things I would like to tell. लेखक अब कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ट्रैवल्स करे, मतलब मैं काफ़ी घूमा हूँ, काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ और एक ही किताब में तो मैं ये सब नहीं लिख सकता और मेरे पास ऐसे काफ़ी ऐसी कहानियाँ हैं जो मैं बोलना चाहूँगा, जो मैं बताना चाहूँगा लोगों को. Years after I left India, I wrote "Come My Beloved" against its background. कहता है कि "Come My Beloved" मतलब आइए मेरे प्यारे दोस्त, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं. एक किताब है जो लेखक ने लिखी थी. तो कहते हैं कि कुछ साल बाद जब मैं भारत छोड़ के गया तो तब मैंने किताब लिखी थी भारत के बैकग्राउंड पे, मतलब भारत के ऊपर. Strange, the Americans, except for a few, have not understood the real meaning of the book. The Indian readers understand. तो लेखक कहता है कि बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाली बात है कि जो अमेरिकी लोग हैं, अमेरिकन्स हैं, वो नहीं समझ पाते ये जो किताब है "कम माय बिलवड" इसका असली मतलब क्या है. पर जो भी भारतीय लोग हैं जो पढ़ते हैं वो ढंग से समझ पाते हैं. We have not lived long enough, perhaps, to know universally that the price of achievement, whatever the goal, is an absolute. तो कहते हैं कि हम ज़्यादा जिए नहीं हैं अभी तक. वो ऐसे लेखक अब थोड़ा ऐसे अपने सीख बताने की कोशिश करता है इसमें कि हम शायद हम जो है ह्यूमंस, हम लोग जो है इंसान शायद ज़्यादा इतना जिया नहीं है कि वो समझ पाए कि जो भी हम अचीव करना चाहते हैं वो एब्सोल्यूट होता है. यानी हम जो भी पाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में वो हम एक ही बार मिल सकता है हम लोगों को. तो वो अपनी सीख देने की कोशिश करता है इसमें. In my book, I chose 3 Christian missionaries to prove it. For all the people that I have ever known, the missionary is, in his way, the most dedicated, the most single-hearted. तब लेखक बोलता है कि मैंने अपनी किताब में 3 क्रिश्चियन मिशनरीज को चुना है. मिशनरी क्या होते हैं?
person sent to propagate religion, यानी ऐसे कुछ लोग होते हैं, ज़्यादातर क्रिश्चियन इसके फेथ के क्रिश्चियन जो लोग होते हैं, जो ईसाई जो लोग होते हैं, जो देशों में जाते हैं, जो अलग अलग जगह जाते हैं अपने भगवान के बारे में बात करने की, तो उसको कहते हैं हम मिशनरी। तो लिखा कहता है कि मैंने अपनी किताब में 3 क्रिश्चियन मिशनरी को चुना है, ये अपने सीख समझाने के लिए, जो मैं बोलना चाहता हूँ वो दिखाने के लिए। क्योंकि क्यों चुना है? क्योंकि जो जितने भी लोग को मैं जान चुका हूँ कि मिशनरी जो लोग होते हैं, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड, सबसे ज़्यादा सिंगल हार्टेड, यानी सबसे ज़्यादा अपने काम में जुड़े हुए होते हैं। He believes that God is the one, the father of mankind, and that all men are brothers. तो कहते हैं जैसे क्रिश्चियन मिशनरी जो होता है वो ये मानता है कि भगवान ही एक है, ये मतलब क्रिश्चियन लोग ये सब मानते हैं ज़्यादातर। फादर ऑफ मैनकाइंड यानी सब पूरी जो इंसान है, इंसानियत का पिता होता है भगवान, एंड दैट मेन आर ब्रदर्स, यानी सारे इंसान इतने भाई बहन होते हैं। At least the Christian says he so believes and so he teaches. मतलब at least Christian जो लोग हैं वो ये बोलते तो है कि वो मानते हैं और ये यही वो बात करते हैं इस बारे में। Then why has he failed to change the world in spite of his sacrifices? तो लेखक फिर ऐसे अपने पूछता है, ऐसे राय देते हुए कि अगर ये सब मानते हैं कि क्रिश्चियन लोग इसे बोलते हैं कि भगवान ही एक है, भगवान ही सबका पिता है, कहते हैं कि फिर भगवान ने अभी एक दुनिया क्यों नहीं बदली है, फिर ऐसे सब कुछ सही क्यों नहीं हुआ है? Alas, they have not been enough, and he has not been willing to pay the full price of faith. तो वो कहता है लेखक कि फिर अपनी राय देते हुए कि ये सब कुछ काफ़ी नहीं रहा, जो सारे सब कुछ त्याग दिया है लोगों ने, वो सब काफ़ी नहीं है। He pays only part, unable to accept utterly the full meaning of his creed. I see the same refusal here in my own country, over and over again, and not only among Christians, but the people of India know what it is to be willing to pay the last full measure of the cost of an idealism. They understand, and to them my book is not a puzzlement. तो लेखक अब ये लेख खत्म करते हुए ये सब बोलता है कि जैसे क्रिश्चियंस में मैंने अपने कंट्री में, अपने देश में ऐसे देखा है कि लोग ऐसे मानना नहीं चाहते कि वो पूरी तरह से चीज़ें त्याग नहीं देना चाहते काम करने के लिए या सब कुछ सही करने के लिए, अपने जो भी गलत जा रहा है उनके देश में। तो बट फिर वो कहते हैं कि जो भारत के लोग हैं वो जानते हैं कि आइडियलिज्म जो है वो सही नहीं है, और वो त्याग देने के लिए राजी है चीज़ें ताकि सब कुछ सही हो सके। और आइडियलिज्म क्या होता है? आइडियलिज्म यानी काफ़ी आदर्शवाद होना। तो कहते हैं कि आइडियलिज्म को प्राप्त करने के लिए या फिर सब कुछ सही करने के लिए वो भारत के लोग काफ़ी त्याग देने के लिए राजी है चीज़ें। दे अंडरस्टैंड एंड टू देम माई बुक इज़ नॉट अ पजल। तो लेखक कहता है कि उनको ये समझ आता है और उनके लिए मेरी किताब जो है, मतलब मेरी जो लेख है वो समझ पाते हैं, उनके लिए पजलमेंट है ही नहीं है, यानी उनके लिए कोई बौखला देने वाली बात नहीं है। चलिए अब अगली वीडियो में हम इसके एक्सरसाइजेस करते हैं और इसकी समरी समझते हैं।